अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। ज़महरीर बाय अमारा हुसैन की एपिसोड नंबर 36 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो जनाब, ये चैप्टर 11 जो है यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब चैप्टर 12 आएगा, जब भी राइटर देंगी तो आप लोगों के लिए पोस्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे आएगा आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होना, ठीक है। तो ये कंटिन्यू ही है अभी नॉवल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हसरा खातून के घर के सहन में मौजूद घने दरख्तों से लटकी रस्सी नुमा बेलें हवा के दोष पर हरकत कर रही थी। धूप बराए नाम थी। इसके पैरों के आसपास चंद बतखें और मुर्गियों के छोटे छोटे नर्म मुलायम चूजे मिट्टी पंजों से कुरेदते जाते और फिर इनमें से नन्हे कीड़ों को निकाल कर चुगते जा रहे थे। इसने मुट्ठी में मौजूद रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों को देखा, फिर तने के पास पड़े मिट्टी के बर्तन में इन्हें डाल दिया। बालों को ढीली पोनी में बांधे इसके चेहरे के इर्द गिर्द आवारा लटे वक्फे वक्फे के बाद लहराती जाती। इसने नीचे झुककर इधर उधर चलते फिरते चूजों में से एक को उठाया। ये बाकियों में से कमजोर सा था। बार बार चलते उलट जाता, फिर बड़ी दिक्कत से सीधा होता। काश ये सब कुछ जो हो रहा था ख्वाब होता, बिल्कुल वैसा ही ख्वाब जो इसने मॉस्टर में देखा था। चाहे इसने इसे खौफसदा जरूर किया था, लेकिन वो इसके असर से बेदार तो हो गई थी। इसका इख्तिताम तो हो गया था। चूजों के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। क्या वो वाकई पहुंच सकती थी दादी तक? क्या ये सब इतनी ही आसानी से हो सकता था जितनी आसानी से इसने सोच रखा था? वो दोनों हाथों का प्याला बनाए से देखे गई, फिर चूजे के नन्हे सर पर नरमी से उंगली फेरने लगी। चूजों की गोल गोल आंखें सुकून से बंद सी हो जाती। असरा खातून सुबह इसे दूसरे कमरे में बेहोश देखकर बेहवास बाख्ता हो गई थी। इनकी मदद से वो होश में आई थी, फिर इसने इन्हें इस हकीकत से आगाह कर दिया था जिससे वो खुद भी कल रात से पहले तक ना वाकिफ थे। वो मजीद परेशान हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आता असरा खातून, क्या मैं वाकई कभी ऐसी जिंदगी जी पाऊंगी जो एक आम शख्स जी रहा है, बिना किसी खतरे के, बिना किसी अपने के छिन जाने के खौफ के? हसरा खातून अफसरदगी से इसे देखकर रह गई थी। परिसा जानती थी इनके पास कोई जवाब नहीं था। हालात खुद ही नहीं बदल जाते परिसा, हम में से कई लोग खास होते हैं, तभी हमारी जिंदगी आम लोगों जैसी नहीं होती। ये जो मुश्किलात जिंदगी में होती हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन ना खत्म होने वाली। असल जिंदगी तो इसी जद्दोजहद का नाम है जो तुम अपने हालात बदलने के लिए करो। इन मुश्किलात से लड़ना मजबूती है। अपने अज़म पर कायम रहना ये वो शख्स नहीं सीख सकता जिसकी ज़िंदगी में ये सब नहीं है। बामकसद ज़िंदगी हर कोई नहीं जी सकता, बेमकसद हर कोई जी रहा है। और बामकसद ज़िंदगियाँ इन्हीं उतार चढ़ाव से बनती हैं। ये मुश्किलात और आजमाइशें तुम्हें इस मकसद की तरफ ले जा रही हैं जिसे तुम्हें पूरा करना है। उन्होंने इसके कंधे को थपता तो मायूसी के इस गहरे हाले में मुकीद वो बेबसी से इन्हें बस देखती रह गई थी। इसके हाथ के प्याले को जमीन के करीब करके खोल दिया गया। चूजा तेजी से अपने बकिया साथियों की जानिब भागा। सुबह असरा खातून ने इसे महल जाने से मना कर दिया था, जिसका इसका जिस्म वैसे भी पसमर्दगी की सी हालत में रहा था। इसके हाल हाँ, इसने इनसे ये वादा जरूर लिया था कि वो महल में इसके लिए कोई काम जरूर ढूंढेंगे। वो वहां से उठकर खड़ी हुई। मॉस्टर की याद इस पर हमला फिर से आवर हुई थी। अलाजा फिरदौस आनम दारिया मॉम, न जाने वो कैसे होंगे। इसका जहन दोबारा ख्यालात की जंग लड़ने लगा। बेसाख्ता इसे दाऊद सुल्तान की वो बात याद आई जब इसने कहा था कि इसका यहाँ 6 माह गुजारना वहाँ एक दिन के बराबर था। परिसा ने अपनी थोड़ी खुजाई। इन्हें यहाँ आए तकरीबन 3 माह होने को थे। यहाँ दोनों और तारीखों को चांद की शक्लें बदलने के हिसाब से बताया जाता था, जो इसकी समझ से बाहर थे। वो अपने साथ हर दिन का हिसाब अपनी दुनिया के कैलेंडर के तरीके से रख रही थी। अगर इन्हें यहाँ आए 3 माह हुए थे तो अब तक वहां आधा दिन गुजारा था। इसकी आंखें उलझीं। क्या ऐसा ही था? इसने कराकोई की सराय से मुल्हका गोदाम में कदम रखा तो सबको अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियां संभालने में मसरूफ पाया। इसके जहन में नोरेज के नए इंकशाफात ने जो तूफान मचा दिए थे। इसका चेहरा परेशानी की तस्वीर बना इन्हें तूफानों की अक्कासी कर रहा था। वो कुछ देर लकड़ी के दरवाजे को थामे बेजान सा जिस्म लिए वहीं खड़ी रही। अगला भेजा जाने वाला सारा सामान तैयार होके एक तरफ रखा जा चुका था। इसने लाली की माँ जहरा को किसी दूसरी औरत के बातों में मगन देखा। वो मरियल कदमों से वहां निकल के अगायब दिमागी की हालत में खवातीन मुलाजमाओं की रिहाइश गाह में आ गई। लाली अपने संदूक का सामान बाहर निकाले इसे तरतीब दे रही थी। जामनी सुबह सुरमई से दोपहर में ढल चुकी थी। अल्फ आलम, आप काफी देर से आई हैं। खैरियत थी रास्ते में? लाली ने अपनी अजली ठहरे हुए अंदाज में पूछा। इसका पीला चेहरा जलते शमादान की रोशनी में मजीद पीला लग रहा था। काले पतले बालों की चोटी बनाए वो हमेशा की तरह तरोताजा थी। दुबली पतली वो लड़की परिसा और इसके खासी करीब हो चुकी थी। खैरियत ही तो है, खैरियत ही तो नहीं है।
वो बावाज बुलंद आवाज में बड़बड़ाई। एलिफ परेशान चेहरा लिए अपने बिस्तर पे जा बैठी, फिर चेहरे पर दोनों हाथ फेरते हुए नफी में सर झटका। बंद खिड़की से घोड़े के टापों और लोगों की मध्यम आवाज से आ रही थी। लाली अपना काम छोड़ के सरअत से इसकी जानिब आई। एलिफ खानम, आप परिसा की वजह से तो परेशान नहीं हैं? अब परेशानी लाली के चेहरे पर भी मुंतकिल हो चुकी थी। एलिफ ने लबों पर जुबान फेरते हुए इस बात में सर हिलाया तो लाली लब चबाते हुए पूछ बैठी, कोई खबर मिली है आपको? यही समझ लो। एलिफ ने गहरी सांस ली थी, जैसे वो परेशानी सारी यूं सांस लेने से बाहर निकल जाएगी। फिर इसने लाली को देखा। लाली परिसा खतरे में है। खौफ के बायस हलक में अटका गोला टकते हुए एलिफ ने लाली के चेहरे को देखा। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आगे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकोगी? अगर कभी मुझे परिसा को जरूरत पड़ी, क्या मैं तुम पर एतमाद कर सकती हूँ लाली? ये भी कोई पूछने वाली बात है एलिफ खानम। मुझे अपनी दोस्त बहुत अजीज है, और अगर आप में से मैंने बहुत सी दवाइयाँ बनाना सीखी हैं। मैं हर तरीके से जरूरत पड़ने पर आपकी मदद करूंगी। आप मुझ पर पूरी तरह एतमाद कर सकती हैं। इसने एलिफ के बाजू पर हाथ रखा और इस बात में सर हिला दिया। आप मुझे बता सकती हैं जो आप बताना चाहती हैं। इसके सादा चेहरे पर एलिफ ने सच्चे और खरे तासुरात देखे। लहजा मजबूत था। ठीक है, जो मैं तुम्हें बताने लगी हूँ शायद तुम्हें परिसा के लिए मजीद परेशान और खौफजदा करते, लेकिन तुमने भी अपनी जिंदगी में ऐसे हादसात झेले हैं। तुम्हारे बाबा और खानदान के कई अफराद भी किसी की वहशियाना हाकमियत का शिकार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये राज तुम्हारा भी है। लाली के दिल को कुछ हुआ। क्या परिसा को अहरवान में गिरफ्तार कर लिया गया था, या वो किसी और मुसीबत में पड़ गई थी? इसका दिल लड़सा सा गया था। एलिफ के चेहरे पर पेवस्त इसकी आंखें और इनके अल्फाज सुनते इसके कान नई हकीकतों से रोशनास होने लगे। कई सालों बाद जब एलिफ खामोश हुई तो लाली फटी फटी निगाहें लिए मुंह पर शशदरपन से हाथ रखे हुए थी। तो हानम, क्या आप अपने बाबा की बात से इत्तेफाक करती हैं कि सहरजार वाकई इस किताब को परिसा का गलत इस्तेमाल करेगा? क्या परिसा वाकई इनकी कठपुतली बन जाएगी, जैसे गजाल खातून बन गई थी? लाली की आंखें उलझी हुई थी। इसका साया सामने की दीवार पर कुछ बड़ा दिख रहा था। लाली, एलिफ ने एक गहरी सांस ली। जो सब कुछ अब तक होता आया है, ये सब ऐसे न होता अगर गजाल मलका गुल निहाल की इतनी तरफदारी न करती। इस पर इस औरत की वफादारी का भूत चढ़ गया था। मैंने हमेशा अपने खानदान के अहरवान जाने और सहरजार से मुखालिफ रखने पर इनके इख्तलाफ किया था, क्योंकि मैं शुरू से जानती थी अहरवान के लोग कभी हमें अपना नहीं समझेंगे। वो हमेशा हमें गले का कांटा समझेंगे, जो किसी न किसी तरह इनके लिए खतरात पैदा करेगा। लेकिन किसी ने मेरी न सुनी। इन सब ने वही किया जैसे गजाल चाहती थी, क्योंकि वो बेहतरीन थी हर तरह से। वो एक सलाहियत लेकर पैदा हुई थी जिसके पीछे साहिर पागल है। जो सीखने से नहीं आती वो सब के लिए एक मुआवजा थी। एलिफ की आंखें भीगी, आंसू छलक के बाहर आ गए, जिसे इसने झट से हथेली की पुश से साफ किया था। मैं मैं हमेशा इनके लिए शर्मिंदगी का बायस थी। जैसे अहम बातें बताते वक्त कमरे से निकाल दिया जाता था। खाने की मेज पर कोई अहम बात करता तो बाबा आंखें निकाल के सबको खामोश करवा देते थे, क्योंकि मैं होती थी ना वहाँ। मैं सुन रही होती थी सब कुछ। मैं नाकाबिले एतमाद कुछ बोलती तो शम्स, आमीजा, चचा, वो हमेशा मौजू बदल देते। मुझ पर पाबंदियां लगा दी जाती, लेकिन जब गजाल बोलती थी, इस बार एलिफ ने आंसू नहीं पहुंचे। इस बार इसने इन्हें छुपाने के लिए सर नहीं झुकाया था, तो सब खाने से हाथ रोक देते थे। सब पूरी तरह इनकी तरफ मतवज्जा होताते थे। इस पर सख्तियां नहीं की जाती थी, क्योंकि इसके पास एक मुआवजा था। वो इनके हालात बदल रही थी, वो इनका नाम ऊंचा कर रही थी। वो सब इससे आसानी से मिल जाता था, जो मुझे एड़ियां रगड़ रगड़ कर मिन्नतें कर करके भी नहीं मिलता था। तुम जानती हो लाली ये सब बर्दाश्त करने के लिए लायक था? लाली ने पलकें झपकी। इसकी आंखें भीगी हुई थी नजर आ रही थी, और एलिफ का चेहरा सुर्ख हो चुका था। आज इसके दिल का गुबार बाहर आ रहा था, जो वो बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। वो इस शख्स का मुझे रद्द करना और इसे चुनना, जिस शख्स के ख्वाब में मैंने देखे थे, जिसे मैंने चाहा था, वो इसे मिल गया। महबूब चीजों का न मिलना इंसान को नहीं मारता। महबूब इंसान का न मिलना इंसान को मार देता है। मैं पसे मंजर में जाती जा रही थी। मैं अनचाही बन रही थी, लेकिन मैंने गजाल को इस बात की भनक न पड़ने दी। ना ही कभी इसने मुझसे पूछा कि मैं रोज इससे लड़ती क्यों हूँ, रोज इसे इतना तंग क्यों करती हूँ, क्यों इसके लिखे गए कागजात के पलंदे दरिया में बहा देती हूँ। वो इसे मेरी मोहब्बत का अंदाज समझती रही। इसने मेरे एहतजाज को मोहब्बत समझ लिया, और मैं कनान को इसके साथ खुश देखकर अपने आप से नफरत करने लगी, क्योंकि मेरा वजूद सबके लिए मुश्किलात का, बदनामी का बायस था।
मेरी बातें बेमायनी थी। फिर मैंने खुद को इस घर की अशिया में शुमार करना शुरू कर दिया, जो घर में मौजूद होती हैं ज़रूरत के तहत या सजावट के तहत। यूं इनकी और मेरी ज़िंदगी आसान होती गई, लेकिन मेरा दिल मरता जा रहा था। इस पौधे के मानंद जिसे पानी न मिलने, हवा न मिले, जिसके जिंदा रहने के लिए माहौल मवाकिफ ना हो। लाली ने एलिफ का हाथ थामकर सहलाया, जिसके चेहरे और अंदाज में अफसरदगी थी। तो इस सब के बावजूद जो अहरवान ने गजाल खातून को और आपके मजीद खानदान के साथ किया, इन्होंने दाऊद सुल्तान से इसका निकाह कर दिया। क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि ये चीजें परीसा की जिंदगी के लिए कितनी नुकसानदेह हो सकती हैं? लाली के अंदाज में हैरानगी और उलझन का मिला जुला तासुर था। इसकी हकीकत सिर्फ एक शख्स ही जानता है, और वो है नाजनीन, मेरी चची और परीसा की दादी, जो कि इस वक्त अहरवान की कैद में है, क्योंकि ये बात इन्हें मालूम थी कि शम्स आमेजा ऐसा करने वाले हैं। भीगे लहजे में कहते एलिफ ने आस्तीन से अपनी आंखें पोंछी। एलिफ आनम, आपकी लाली ने दोनों हाथों में एलिफ का हाथ थामा। मैं आपकी और परीसा की हर तरीके से मदद करने को तैयार हूँ। बताइए आप मुझसे कैसी मदद चाहती हैं? लाली के तासुरात पर अज़्म थे। क्या आपको लगता है कि हमें आपकी बाबा की बात पर यकीन करना चाहिए और किताब ढूंढकर अहरवान के सुल्तान के हवाले करनी चाहिए, या हमें मलका रोजिलाना से मदद मांगनी चाहिए, जिनकी वजह से आप इस शहर के जेर असर हैं, जो गजाल और आपके खानदान के शहरजार से गद्दारी के बायस आप और परिसा भुगत रही हैं? क्योंकि शहर इस वक्त तक नहीं टूटता जब तक करने वाला खुद से खत्म करने की चाह न रखे। और मलका रोजिलाना, मुझे नहीं लगता वो आपके खानदान से खुश हैं। वो शहनशाह शहराम की मौत का जिम्मेदार भी आपके खानदान को ठहराती हैं। एलिफ उठ खड़ी हुई, लाली के चेहरा उठाकर इन्हें देखा, आतिशदान की जानिब जाते देखा। इसमें जल्दी आग बुझने को थी। मैं वो सब नहीं करूंगी जो गजाल ने किया था। मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। मुझे इसका बेयकीन शाकी चेहरा याद है, जब शहनशाह सुलेमान ने इसे भड़कती आग के हवाले किया था। इसने वही तो किया था जो शम्स आमेजा वो खुद और पाबा जाते चाहते थे। क्या दिया इस सब के बदले अहरवान ने इसे? मैं वो गलती नहीं दोहराऊंगी। मैं परीसा को गजाल नहीं बनने दूंगी। इसने आतिशदान के पास रखी कोयलों की बाल्टी से कोयले आतिशदान में फेंके। बुझते चोले आहिस्ता आहिस्ता इन कोयलों में मुंतकिल होने लगे। एलिफ की चमकती आंखों में आग भड़कती दिखाई देने लगी। तो फिर आप क्या करेंगी? एलिफ जो लोहे के डंडे से कोयलों को उलट पलट रही थी, अकब से आती लाली की आवाज पर कुछ देर को रुकी, फिर लोहे के इस डंडे को हाथ में तोला। मैं इस किताब को ढूंढ कर इसे खत्म कर दूंगी। सारा मसला इस जादुई किताब का है। यूं शहरजार अगर इस किताब का गलत इस्तेमाल करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा, और अहरवान जो शख्स के डरा हुआ है, जो इस किताब को पूरा करने में शहरजार की मदद करे और इसे मारना चाहता है, वह इस खौफ से निकल आएगा और परीसा दोनों जाने इसे अपनी तरह इस तरह बच जाएगी। लाली के कदमों की आवाज एलिफ के अकब में गूंजी। वो तजब बजब का शिकार उठकर एलिफ की तरफ आ रही थी। लेकिन इस शहर का क्या, जो परीसा आप पर और शहजादा दाऊद पर किया गया है? इस तरह शहरजार आपका मसीह दुश्मन नहीं बन जाएगा? इनको मैं ये पता लगने नहीं दूंगी कि वो सब मैंने किया है। इसने आतिशदान के मुकाबले अपने बराबर बैठती लाली को देखा। अब आग की तपिश इनके ठंडे चेहरों को हरारत पहुंचा रही थी। मैं समझी नहीं। हम वो काम क्यों करेंगे कि शहरजार को लगेगा कि ये काम शहजादा दाऊद का है? यूं हम तोप का रुख दाऊद सुल्तान की जानिब कर देंगे और दाऊद सुल्तान को फांसने में शहरजार की मदद करेंगे। अगर हम इस सब में कामयाब हो जाते हैं तो मलका इस शहर का खात्मा जरूर करेगी, क्योंकि मलका रोजिलाना और शहजादा अरसोन के लिए दाऊद सुल्तान अहरवान से अपना बदला लेने का सबसे अहम जरिया है। जिस तरह अहरवान इतने बरसों दाऊद सुल्तान को ढूंढ रहा था, इसी तरह शहरजार भी पिछली मुलाकात में मलिका ने मुझसे कहा था कि अगर वो मैं खुद इनके लिए किसी तरह का कारआमद साबित कर दूं तो वो इस शहर को खत्म कर सकती हैं। लाली ने समझते हुए सर हिलाया। इसके चेहरे पर छाई परेशानी कुछ कम हो गई थी। एलिफ मुस्कुरा के इसे देखती रही। लाली ने एलिफ के सते हुए चेहरे को देखा। मैं आपके साथ हूँ एलिफ खानम। हम इस मंसूबे को कामयाब बनाएंगे ताकि अहरवान इस गुंडागर्दी के बास आ जाए। वो जो बरसों से कर रहा है, हम मजीद लोगों को इन्हें आग में झोंकने नहीं देंगे। आतिशदान की आग मजीद गहरी होती तेज होती गई। सारे कोयले सुर्ख अंगारा होते गए। वक्त की साहतें अपनी रफ्तार से बढ़ती गईं। बंद खिड़की के बारीक दरजों से बाहर झांको तो चंद मुलाजमें रिहाइश गाह में लौट रही थी। इनमें से चंद ने मायूसी से आसमान को देखा। इनकी आंखें सूरज की तेज किरणें देखने और जिस्म की इस हरारत महसूस करने को तरस गया था। ईद बादल आसमान को साफ होने नहीं देता था। महल के इस किले के मीनार की खिड़कियों के आसपास चकराती चिड़िया आखिरकार थक हार के इस खिड़की के खुले पट पर आ बैठी। इसका साथी 2 दिन से घोंसले में नहीं लौटा था।
ये फिक्र इसे सताए जा रही थी। इसकी नन्ही आंखों ने अपने सामने फैले इस सरसब्ज महल को देखा, फिर इस महल के आगे इन सारी छोटी बड़ी बस्तियों को, जिनमें लातादार झोंपड़ियों की छतनुमा बड़ी छोटी इमारतें थीं। अब वो खिड़की में आके बैठ गई थी और फिर से चहचहाने लगी थी। खिड़की के अंदर कुछ सिपाही मेमोस, अर्दलान, समी और दाऊ सुल्तान के पुष्प पर खड़े थे और साले मुराद हाथ में चम्मच थामे सा लिबास में मौजूद इस शख्स को देख रहा था जिसे वो अपनी भांजी का बेटा समझे हुए था। इनकी हालत गंग थी, ना वो कुछ बोल सकते थे और ना खामोश रहना चाहते थे। मैं आपको किसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं डालना चाहता था, मैं तो बस पूछ-गुछ करने मेमोस के पास गया था। वो तेज और तीर और कमान जो मेरे पास बचपन से थे, इनका ताल्लुक यहाँ किसी से है या नहीं, इसने मुझे ही गिरफ्तार कर लिया। मेमोस फिर से सर झुका गया। मैं अपनी इस गलती पर बेहद परेशान हूँ सुल्तान। ये कोई 15वीं दफा नहीं जो हर किसी के सामने अपनी ही इस गलती की माफी मांगने पर मजबूर हो रहा था। दाऊद ने एक तल्ख सी निगाह मेमोस के शर्मिंदा चेहरे पर डाली। अरदलान जेरे लब इसको अपनी तरफ मतवज्जा न होने के कलमात पढ़ रहा था। इसे आज ही यहाँ बुलाया गया था। अब तक जितना वो छुप सकता था इसने कोशिश की थी। जब से जहांगीर सुल्तान ने फौरन इस महल पर काम पर रखा था, इसी वक्त इसे अब इस पर अजीब सा कोई शक था। इसे पता होता कि वही अहरवान का खोया हुआ शहजादा है तो शायद अपना सर तक नहीं उठाता। इसे डर था वो अपने काम से ही ना अहल ना करते। साले मुराद ने गला खंगारा। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ शहजादे साहब। वो हाथ बांधे नजरें नीची किए बोले तो दाऊद ठटक गया। इसने पलटकर सिपाहियों में मोस और अर्दलान को बाहर जाने का इशारा किया। वह तेजी से मतलब से बाहर निकल गए। मेहरबानी फरमा के ये आप जनाब छोड़ दें, मैं आपकी तरफ से ऐसी तकल्लुफ़ात पसंद नहीं करूँगा। साले मुराद कुछ लम्हे इसके चेहरे पर छाई संजीदगी को जांचते रहे। मैं ऐसा नहीं कर सकता सुल्तान, मैं काम आती। ठीक है। वो तेजी से कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। इसके माथे पर बल पड़ चुके थे तो हम फिर अब कभी नहीं मिलते। मेरे लिए ये ज्यादा आसान है। साले मुराद को इसकी आंखों में नाराजगी महसूस हुई। वो दरवाजे की जाने बढ़ गया। अभी वो मतब के भारी दरवाजे को खोने ही लगा था जब साले मुराद की आवाज इसके कानों से टकराई। ठीक है, रुको। वो ऊंची आवाज में बोले। दरवाजे की तरफ बढ़ा। इसका हाथ इसने नीचे गिराया, फिर इसकी जानिब पलटा। माथे के बल कुछ साफ हो चुके थे। साले मुराद ने हाथ में थामे चम्मच से इसकी जानिब इशारा किया। इनकी आंखों में नाराजगी और गुस्सा उतर आया था। इसके करीब आकर उन्होंने इसकी आंखों में झांका। अकब में खुली खिड़कियों से आती दिन की रोशनी के बायस मतलब पूरी तरह रोशन था। तुमने मुझे कितने बड़े धोखे में रखा है अब तक तुम्हारी क़याम जलील समझता रहा। मैंने ताज्जुब से इसने अपनी जानिब इशारा किया। हाँ तुमने। उन्होंने चम्मच से इसके कंधे पर एक ज़रब लगाई। नहीं, धोखेबाज नहीं हूं मैं। इसने दोनों हाथ फिजा में हिलाए। जब मैं होश में आया था मुझे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर आप खुद ही अब कुछ खतूत की बात कर रहे थे। बकौल आपके वो मेरी जेब में थे, तो क्या वो तुमने नहीं डाले थे? उन्होंने मशकूक निगाहों से इसे देखा। बिल्कुल नहीं। तो फिर तुमने मुझे हकीकत से आगाह क्यों नहीं किया? वो कुछ देर संजीदगी से इन्हें देखता रहा, फिर शाने उचकाए। रहने को जगह कैसे मिलती फिर? साले मुराद ने मायूसी से नफी में सर झटका। फिर क़याम का क्या? वो कहाँ है? अब के इनके चेहरे पर परेशानी के आसार फैल गए थे। फिर दांत किचकिचाए और खशमगीन निगाहों से इसे ऊपर से नीचे घूरा। किस कदर मतलबी, गैर जिम्मेदार और झूठे इंसान हो तुम। तो अब आप सारा इल्जाम मुझ पर डालेंगे? इसने जैसे खफा होते हुए एक आईब्रोज काई। तो और क्या खुद को दूं इल्जाम? वो झुंझला के बोले और इनकी ढिठाई पर हैरान हुआ। जाहिर है, और किसे देंगे? आंखें झपका के इसने एक लम्हे को इन्हें देखा, फिर मेज पर रखी सुराही से पास रखे प्याले में पानी उंडेलने लगा। अगर क़याम जलील को आपके पास आना होता, इसने एक घूंट भरा तो किसी न किसी तरीके से ही आ जाता। प्याला भरा भर प्याला मेज पर वापस रख दिया। इसकी माँ ने इसे मेरे पास भेजा था। अब जो अगर इसे मालूम हुआ कि वो यहाँ नहीं है तो वो बेहद परेशान हो जाएगी। दाऊद ने साले मुराद को ये कहते हुए मेज के पास रखी कुर्सी पर बैठते देखा। इनके बूढ़े चेहरे पर फिक्र के साए मंडला रहे थे। मैं इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप फिक्र मत करें। अब के इसके चेहरे पर वही अजली संजीदगी थी जो कुछ देर कबल कम हो चुकी थी। और हाँ, एक बात और। वो उठते उठते वापस बैठा। मैं परीसा की दादी से मिलने जा रहा हूँ, कैद खाने। लेकिन शहनशाह सलेमान कहते हैं कि वो अपना जहनी तवाज़ुन इतने साल कैद में रहने के बाद खो चुकी हैं। साले मुराद के चेहरे पर ताज्जुब के आसार दिखाई दिए। क्या वाकई? दाऊद ने शाने उचकाए। वो कह रहे हैं तो वाकई ऐसा होगा। ठीक है, तुम मिल आओ तो बताना इनकी हालत के बारे में। वो इस बात में सर हिला गया। और आपके ख़याम को ढूंढ लूंगा मैं। खोई हुई चीज़ें, वो लोग मुझे जल्दी मिल जाते हैं।
کھڑے ہو کے اس نے ایک نظر سالے مراد پر ڈالی۔ داؤد کو محسوس ہوا گویا ان کا چہرہ کھل سا اٹھا ہو۔ انہوں نے اسے پلٹ کر دروازے تک جاتے دیکھا۔ انہیں یوں لگا گویا وہ اس سے پہلی بار مل رہے ہوں۔ جتنا وقت وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہا، اب یوں لگتا تھا کہ وہ اس انسان سے مختلف لگ رہا تھا۔ شاید یہ محض ان کا خیال تھا یا پھر اس رشتے کے بدل جانے کا اثر۔ وہ کچھ سمجھ نہیں پائے۔ میموس نے جب انہیں طلب کیا تو وہ کسی طرح ان کی باتوں پر اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر سپاہیوں نے اس کے حکم پر اس کے گھر کو الٹ پلٹ دیا، لیکن اس کا سامان جو ان کے گھر کی نچلی منزل کے کمرے میں ہوتا تھا، ان کے ہاتھ وہ بھی نہیں لگا۔ یہ نوجوان جسے وہ سمجھ رہے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، وہ اب اسے سمجھ نہیں پا رہے۔ جب تک داؤد ان کے سامنے نہیں آیا تھا تب تک وہ مرینا سمیت ہر فرد کے منہ سے سننے والی اس کے شہزادہ ہونے کی خبر کو مذاق یا افواہ سمجھ رہے تھے۔ اب جب انہیں یقین آ چکا تھا تو انہیں وہ رات یاد آئی جب وہ ان سے ساحروں اور سحرزار کے بارے میں سوالات پر سوالات پوچھ رہا تھا۔ پھر سوچو ہی سوچو میں ان کا دماغ کھلنے سا لگا۔ داؤد کو غزال کے خاندان نے اغوا کیا تھا۔ وہ بے ساختگی کے عالم میں اٹھ کھڑے ہوئے، دماغ تیزی سے چلنے لگا تھا۔ شاید داؤد سلطان غزال کے باقی خاندان کے بارے میں جانتا ہو، شاید وہ جانتا ہو کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ اگر شہنشاہ سلیمان انہیں ڈھونڈ نکالیں تو مستقبل میں سحرزار کی جانب سے خطرے کے خدشات کم ہو سکتے ہیں۔ قصر سحرزار کا دربار اس اہم درباریوں سے بھرا ہوا تھا۔ تخت پر بیٹھی ملکہ اور اس کے برابر بیٹھا شہزادہ درباریوں کی درخواستیں سن رہے تھے۔ ارسون کرسی کے ایک ہتھے کو انگلیوں سے بجاتا جا رہا تھا اور دوسرے ہتھے پر بازو جمائے وہ گہری سے گہری سوچ میں گم تھا۔ ملکہ ایک درباری دربار کے وسط کی کھلی جگہ پر عین تخت کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جب سے احروان نے اپنی سلطنت میں ساحروں پر پابندی لگائی ہے، ہمارے لوگوں کے قتل عام میں کمی آ گئی ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ احروان اور سحرزار کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی کاروباری یا تجارتی لین دین نہ ہو۔ ملکہ اس کی بات سن رہی تھی۔ اس کے تخت کے اوپر سحرزار کا انتخابی نشان دیوار پر بنا تھا، ایک بڑا سا شعلہ جو پوری آب و تاب سے جل رہا تھا۔ اسے اس قسم کے پتھروں سے دیوار پر ایسے نقش کیا گیا تھا کہ محل کی چھتوں کے قریب تر بنے بڑے بڑے محرابی روشن دانوں سے آتی روشنی کے باعث وہ چمکتا جاتا تھا، گویا سچ مچ آگ کا شعلہ جل رہا ہو۔ اسی وقت ایک دوسرا درباری اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پہلے وہ ادب سے جھکا، پھر سیدھا ہوا اور ارسون اس کی جانب متوجہ ہوا۔ لیکن ملکہ، ہمارا سامان ان دنوں وہاں جا رہا ہے، چاہے غیر قانونی ذریعے سے، لیکن وہاں کے لوگ ہماری سلطنت کی اشیاء میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اسے نہ صرف ہم تاجروں کو فائدہ ہے بلکہ سحرزار کو بھی ہے۔ ارسون نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے رہا ہے، ٹھیک کہہ رہے ہو تم۔ یہاں سے وہاں اشیاء بھیجنے کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے۔ یہ ایک طرح سے ہمارے لیے وہاں اپنا رستہ بنانے کا بھی ذریعہ ہے۔ آج تم سب کو اس مجلس میں شریک کرنے کی ایک اہم وجہ صرف تجارت کا یا کاروبار کے بارے میں بات کرنا نہیں ہے، ہمیں اپنی ثقافت اور مذہب کو آگے پھیلانا ہے۔ یہ دنیا تب ہی پرامن ہو سکتی ہے جب ساحروں کی تعداد زیادہ ہو۔ جو شخص اسی طرح کے سحر سے واقف نہیں ہو وہ اس زمین پر ہی بوجھ ہے۔ ارسون نے ایک طائرانہ نگاہ سب پر ڈالی۔ سارے درباری غور سے اسے سن رہے تھے۔ ملکہ روزیلانا کے چہرے پر فخر یا مسکراہٹ تھی۔ ثقافت اور مذہب دونوں کو پھیلانے کے لیے ضروری ہے کہ اسے خوبصورتی اور عقل مندی سے پیش کیا جا سکے۔ ہمارا مقصد انسان کو ذہنی آزادی دینا ہے، اور یہ دنیا ہمارے دیوتاؤں نے ہمارے لیے اس لیے نہیں بنائی کہ ہم بے معنی حدود و قیود بنا کے اپنی زندگیوں کو کٹھن بناتے۔ زندگی کا مقصد اسے بھرپور طریقے سے جینا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی خواہشات کو آگے رکھنا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح ہم خود ذہنی طور پر آزاد ہیں، اسی طرح باقی انسانوں کو بھی ذہنی آزادی سے آگاہ کریں گے۔ ان عورتوں کو جنہیں ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، مردوں کی حکومت کرتے ہیں اس معاشرے میں، انہیں اپنی پہچان ملے۔ ارسون خاموش ہوا۔ ملکہ روزیلانا نے تائید میں آہستگی سے سر کو جنبش دی۔ درباریوں کے چہرے پر فخریہ اور متاثر کن تاثرات تھے۔ انہیں درباریوں کی دونوں اطراف کی اس قطار میں اس مورخ کے برابر دبیسا براجمان تھی۔ اس کے لیے یہ دن کسی اعزاز کی طرح تھی۔ اسے بڑے بڑے ادیبوں کے امراء بٹھایا گیا تھا۔ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا خلدون کے پاس جانے والی تھی۔ وہ اسے اس سب کے بارے میں بتانے والی تھی۔ اسے معلوم تھا حسد اور بغض کے باعث یہ سب سن کر آگ لگ جانے والی تھی۔ آج اسے اپنے چہرے کے اس بدنما داغ یا اس غیر معمولی صاف سفید جلد پر شرمندگی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ آج اپنے بارے میں ساری بدنما چیزیں اسے خاص لگ رہی تھیں۔ وہ ساری دبیسا کی پہچان تھی۔ اسرا کے گھر میں کچن میں کھڑی پریسا تمتماتا چہرہ لیے اسرا خاتون کے بمقابل کھڑی تھی۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اسرا خاتون انہی چادر اپنے گرد لپیٹے کیتلی میں قہوہ ڈال رہی تھی۔ آپ نے واقعی میں بات کر لی نا؟
अब मैं जा सकती हूँ आपके साथ। वो दोनों हाथ थोड़ी के नीचे जमाते एक कदम इनके करीब आए। ज़ाहिर है अब तुम ज़िद लिए बैठी हो तो क्या किया जा सकता है, लेकिन तुम मेरी सारी बातों पर अमल करोगी। परिसा तुम्हारे दादा होते तो इन हालात में कभी तुम्हें महल जाने की इजाज़त नहीं देते। मैं आपकी हर बात मानूँगी, कोई भूल-चूक नहीं होगी मुझसे इंशाअल्लाह। वो पुरयकीन अंदाज़ में कहकर आगे बढ़े। आप ये काम छोड़ दें, मैं करती हूँ। ठीक है। वो पीछे हो गईं। परिसा केतली को कपड़े की मदद से थामा। वो वापस नीम बुझे अंगारों से भरे मिट्टी के छोटे छोले चूल्हे पर रख दिया था। तुम किसी तरीके से ये ज़ाहिर नहीं करोगी, तुम वहाँ किसी मकसद के तहत जा रही हो। ना ही तुम किसी कनीज़ के सामने अपने दिल की कोई बात रखोगी, ना ही तुम बेवजह में कहीं घूमो-फिरोगी। जिसका काम तुम्हें कहा जाए वो वही करना। हर काम को अच्छा करने की कोशिश करना, और जब तरबियती मकतब जाओ तो वहाँ लगन से हर चीज़ सीखना। अगर तुम मेहनत करोगी तो वो तुम्हें हम तुम्हारी काबिलियत के लिहाज से कनीज़ों के ऐसे तबके में शामिल कर देंगे जहाँ तमाम कनीज़ से ज़्यादा काबिल एतमाद होगी। यूँ तुम्हारा मंसूबा आसानी से पूरा हो सकता है, वरना अगर किसी को तुम्हारे इरादे की कोई भनक पड़ गई तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। वो तुम्हारी 7 पुश्तों की मालूमात निकाल सकते हैं। अगर इन्हें मालूम हुआ कि अगर तुम कौन हो तो सब तहस-नहस हो जाएगा। परिसा ने थूक निकला। जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। आप इस तरह अजीब अंदाज में क्यों हिदायत दे रही हैं? मुझे खौफज़दा करना चाहती हैं कि मैं वहाँ ना जाऊँ? मैं यही तो चाहती हूँ कि तुम वहाँ कदम न रखो। मैं बहुत बहादुर हूँ। आप जानती नहीं हैं मुझे। आइब्रोज काके इसने इन्हें जताया। देखते हैं। अशरा खातून ने बिना किसी तासुर के फ़िक्रमंदी भरी एक सांस ली। परिसा तबाक थामे बावर्ची खाने के बाहर निकल गई। इसका रुख असरा खातून के कमरे की जानिब था। गर्दन और शानों के गिर्द असरा की चादर जैसी ही सुर्ख चादर लिपेटे। इसकी नाक सुर्ख थी। तबाक थामे इसके हाथ बर्फ की मानंद ठंडे हो रहे थे और कहवे से निकलती भाप इसके चेहरे को नज़ाकत से सहला रही थी। अगले दिन सुबह सवेरे जब अहरवान के महल के व्हीकल आहनी दरवाजे के सामान से लदी बैलगाड़ियां, कासिद, मुहाफिज अंदर और बाहर आते जा रहे थे और दिन बाकी ही दिनों की तरह अपनी मामूलात के मुताबिक शुरू हुआ, तो जहां बजाय इस दरवाजे से महल के अंदर दाखिल होते लोगों के इन टोलियों में असरा खातून के हमराह वो भी शामिल थे। ये रास्ता अवाम, कनीजों, गुलामों और सामान की बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों के लिए था। इस दरवाजे पर भी बाकियों की तरह पहरा सख्त था और चंद सिपाही आने जाने वाले लोगों के दाखिली इजाजतनामे देखकर इन्हें अंदर जाने दे रहे थे। असरा चौक के मकतब की अहम खवातीन में से थीं। इन्हें सब पहचानते थे। अभी भी अंदर दाखिल होते वक्त काम में लगे इन मुहाफिजों ने इन्हें सलाम किया। आपके साथ ये लड़की कौन है? वो एक मुहाफिज इसे देखकर ठिठका। ये मेरी रिश्तेदार है, आपसे यही काम करेगी। असरा ने मुस्कुराते हुए परिसा को देखा, फिर इस मुहाफिज को। खुश आमदीद। मुहाफिज खुशी से मुस्कुरा उठा। नाम क्या है आपका? आंखों में दिलचस्पी थी। परिसा ने इसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट को नजरअंदाज किया, फिर असरा खातून को देखा जो इसे ही देख रही थी। परिसा की मुंतजर निगाहों पर असरा कुछ नासमझी से इसे देखे गई, फिर जैसे इसकी आंखों का इशारा समझी और तकल्लुफ से मुस्कुराते हुए सिपाही की तरफ देखा जो नासमझी से इन दोनों के बीच आंखों में इशारों में तबादले को देख रहा था। परिसा नाम है इसका? तो ये खुद जवाब नहीं दे सकती। सिपाही की मोहतजब नजरें असरा के चेहरे से हटकर परिसा पर जमी। ये दरअसल ज्यादा नहीं बोलती, कम गो है। परिसा दूसरी जानिब चेहरा किए आते जाते लोगों को देखने लगी, गोया ये गुफ्तगू किसी और के बारे में थी और इसे इससे कोई सरोकार नहीं था। अगले चंद लम्हों बाद वे इस मकतब में थे जो मुलाजमीन के रिहाइश गाहों से कुछ फासले पर था। इस मकतब की इमारत 2 मंजिला थी। बालाई मंजिल पर तरबियत याफ्ता कनीज़ों से सलाई, कढ़ाई, क्रोशिया और बाकी ऐसे काम करवाए जा रहे थे, जबकि निचली मंजिल पर नई कनीज़ों को महल के असूलों व ज़वाबित कनीज़ों के दर्जों से मुतारिफ करवाया जा रहा था। परिसा हैरान कुन नज़रों से इतराफ़ का जायज़ा ले रही थी। तुम एक काम करो, वहाँ बैठ जाओ कुछ देर। अभी यहाँ मज़ीद कनीज़ें आती ही होंगी। मुझे फ़ातिमा खातून के पास जल्दी जाना है, ठीक है ना? इसके कंधे पर हाथ रखकर असरा नर्म लहजे में बोली। ठीक है। परिसा ने इस बात में सर हिलाया। ये एक चौड़ी राहदारी थी जो दाखिली दरवाजे के फ़ौरन बाद आती थी। दाएँ जानिब इनसे वसी कमरों के बड़े-बड़े दरवाजे इस राहदारी में खुलते थे। जबकि बाईं तरफ से बड़ी-बड़ी खिड़कियां जिनसे लकड़ी के पट इस वक्त बंद थे, बाहर की जानिब खुलती थी। जैसे शायद अस्तबल वाज़े दिखता था जो ऐन मकतब के बमुकाबल राहदारी से दीवारों में बने शमादानों में शमीन रोशन थी। सर्दी के बाद 2 खिड़कियां अक्सर बंद रहती थी। इक्का दुक्का कनीज़ें वहां मौजूद थी। अशरा खातून शायद इसे काफ़ी जल्दी यहाँ ले आई थी।
कुछ झिझकते हुए इसने पहले कमरे में झांका, वहां कोई नहीं था, अलबत्ता बैठने के लिए फर्श पर मोटी कालीन नुमा दरियां बिछाई हुई थी। दफ्तरी से इस कमरे में कोई तितली दिखाई दी, वो चौंक उठी, वो तितली चमक रही थी। ये मालूम होता था जैसे रोशनी से बनी हो। चेहरा उठा इसने, इसकी स्याह आंखें तितली का पीछा कर रही थी, इसके कदम इसी जानिब उठने लगे। वो चौखट अबूर करके कमरे के अंदर दाखिल हो चुकी थी। इसे मालूम न हो सका कि इसके अकब में वो भारी लकड़ी के भूरे दरवाजे बिना आवाज पैदा किए बंद हो चुके थे। वो तितली इसके चेहरे के करीब मंडलाने लगी। इसकी रोशनी का अक्स इसके चेहरे और आंखों को चमका सा रहा था। इससे पहले कि वो इसे मजीद गौर से देखती, एक हाथ ने इस तितली को मुट्ठी में दबोच लिया था। वह इस अचानक इमदाद पर उछल पड़ी। अब इसके सामने एक बूढ़ा खड़ा था। इस पर नजरें पड़ते ही इसके जहन में एक झम्माका हुआ। ये वही शख्स था, ये वही शख्स था जो ग्रीन हाउस में भी अचानक आन बारद हुआ था। ये वही शख्स था। वो इसे पहचान गई थी। तुम्हें मैंने, हाँ जानता हूँ, तुमने मुझे देख रखा है। इस बूढ़े ने उकताए हुए अंदाज में कंधे उचकाए। परीसा को ना, मैं तो मैं तवक्को नहीं कर रहा था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी। कोई खौफ नहीं है क्या तुम्हें? या कोई मदद कर रहा है तुम्हारी? वो पटी-पटी आँखें लिए इसकी अचानक आमद के असर से अभी बाहर नहीं निकली थी। फिर इसने इस बूढ़े का सर से पैर तक जायज़ा लिया। तुम यकीनन कोई जादूगर हो या फिर कोई जिन। किसी इंसान का ये सब करना नामुमकिन है। वो गोया सकते से इसे आलम में कदरे धीमे लहजे में बिना सांस लिए कह रही थी। परीसा, तुम जानती हो तुम कहाँ खड़ी हो? ये तुम्हारे दुश्मनों की हदूद है। तुम अपनी मौत को आवाज़ दे रही हो। ये सब ऐसे नहीं करना चाहिए तुम्हें। और इसके करीब आकर इस पर आंखें जमाए खड़ा था। कोई नहीं जानता मुझे यहाँ। तुम कौन हो? जितना मुझे याद है तुम भी मेरे दुश्मनों में से हो। इसकी भवें इकट्ठी हुई, खुद को मजबूत जाहिर करने की भरपूर कोशिश करते इसने अपनी आवाज़ को सख्त रखा। वरना ये बूढ़ा इसने इसे पहले भी खाइफ किया था। वो अब भी इसकी मौजूदगी में खौफज़दा थी। अच्छा, और किस वजह से तुम मुझे अपनी दुश्मनों में शुमार कर रही हो? इसने दाढ़ी खुजाते हुए छत को पुरसोच नजरों से देखा। इसका चेहरा अजीब था, चेहरे पर बुजुर्गी का कोई तासुर नहीं था। आंखें चमकती हुई शातिर सी थी। तुमने दाऊद सुल्तान को कहा था कि मैं इससे कुछ छुपा रही हूँ। तुम इससे मुझ पर शक करने पर मजबूर कर रहे थे कि मैं कुछ राज छुपाए हुए हूँ। तो इस बात की वजह से तुमने मुझे दुश्मनों से सफ में खड़ा कर दिया था। दिमाग को ऐसे इस्तेमाल करोगी तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी सारी हकीकत सामने आ जाएगी। मैं इस वक्त तुम्हें परख रहा था कि तुम मेरी इस बात के बाद दाऊद सुल्तान के सवालात का कैसे जवाब देती हो। जानना चाहता था कि तुम सब कुछ बता के इससे मदद तो नहीं मांगोगे। फरीसा मशकूक नजरों से इस बूढ़े को देखे गई, जो जवाब जो अब खतरनाक हद तक संजीदा था। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारा यकीन करना चाहिए। कुछ देर इसे देखते वो पलटी और बंद दरवाजे को देखा, फिर इसी जानिब कदम बढ़ाए। जिंदार ने इसके मुट्ठियों में भींचे हाथों को देखा। वो खौफजदा थी। इसके झुर्रियों ज़दा चेहरे पर एक मकार सी मुस्कुराहट फैली। यही तो वो चाहता था। इस दिन रात को मैंने तुम्हारे घर के करीब हर दिनों चंद हिरनों को इकट्ठा होते देखा था। दरवाजे तक जाते इसके कदम जंजीर हुए। सांस रुक चुकी थी और आंखें साकत अपने सामने एक हाथ के फासले पर मौजूद दरवाजे पर रुकी थी। वस्त्रा के घर के करीब दरख्तों के झुंड में इकट्ठे हो रहे थे। मैं जानता हूँ तुम वहां थी, और ये भी कि वो सरअत के से जिंदार की जानिब घूमी। कौन हो तुम? वो मजीद खाइफ आंखें लिए हलक के बल चिल्लाई। अब के इसकी बड़ी आंखों में पानी तैरने लगा। होंठ खींचते हुए इसका जबड़ा तन गया था। जिंदार नाम है मेरा। मैं तुम्हारे नाम से कोई सरोकार नहीं। तो मेरे बारे में इतना सब क्यों जानते हो? इसकी आवाज़ लरसी। मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे आसपास रहता हूँ परिसा कुनान, और तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की पूरी हकीकत जानता हूँ। इस सब से तुम्हें क्या मिलेगा? वो बेयकीन चेहरा लिए से बूढ़े को देखे गई जिसने अपना नाम जिंदार बताया था। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सौंपी गई है। मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। वो शाने उचकाते हुए बिना किसी तासुर के कदरे बेफिक्राना अंदाज में बोला। परिसा ने सुस्त रवि से चंद कदम आगे बढ़ा दिए। किसने सौंपी है तुम्हें ये जिम्मेदारी? इसकी आवाज में अब कदरे धीमी थी। मैं नाम नहीं ले सकता। जिंदार ने चेहरे पर मायूसी फैल गई थी। परिसा अपनी जगह खड़ी रही। ज़हन हिसाब किताब में मगन था। वो गहरी सोच में गुम मासी को सोचे गई। शायद कोई सिरा हाथ लग जाए जो इसकी मदद कर सके। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो चौंकी। कैसी मदद? दिमाग उलझा हुआ इस आदमी की बातें समझने से कासिर था। मैं तुम्हें तुम्हारी दादी के पास लेकर जा सकता हूँ। वो इसके कान के करीब सरगोशी करता हुआ हवा के झोंके की मानंद गुजरा। इसका दिल उछल के हलक में आ गया। वह जादूगर की मालूमात पर शर्तर रह गई। जब इसे लग रहा होता है कि कोई नहीं सुन रहा, तो यही शख्स इससे हर बात सुन रहा होता है। इसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए होता है। कैसे कैसे ले जाओगे मुझे वहां? वो हकलाई। तुम्हें सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी होगी और तुम खुद को वहां पाओगे, कैद खाने में, वहां मौजूद
बावजूद सारे सिपाही तुम्हें नहीं देख पाएंगे। मैं इन पर सहर कर सकता हूँ। जिस काम के लिए तुम महीने इंतजार करोगी, वो तुम पलक झपकने में कर सकती हो। इसका मुंह हैरत से खुला हुआ था। इसने थूक निकला, जिस्म से झुरझुरी सी ली और दिल लरस सा गया। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? इसने लबों पर जुबान फेरी, लेकिन क्या इसे ये साहिर पर यकीन करना चाहिए था? वो कुछ नहीं जानती थी। इसे दादी से मिलना था। इसे बस इनसे फौरन मिलना था। ठीक है, इसने महम से लहजे में कहा, मैं वहां जाना चाहती हूँ। अभी? क्या तुम अभी लेकर जा सकते हो मुझे? क्यों नहीं? जिंदार खुल के मुस्कुराया। लेकिन तुम्हें मुझसे एक माहिदा करना होगा। वो जजर बजर हुई बेतजब बजब से जिंदार के चेहरे को देखने लगी। तुम्हें मुझे वो सिखाना होगा जो तुम जानती हो, और मैं हर तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं? वो हैरान हुई। मैं क्या सिखाऊंगी तुम्हें? जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम मुझसे मज़ीद मदद लेना चाहती हो या नहीं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है तो तुम्हें मुझे वो सिखाना होगा जो तुमसे सीखना चाहता हूँ। इसने चंद लम्हे लिए थे सोचने में, और फिर सर इस बात में हिला दिया। आंखें बंद कर अब वो जब तक जब तक मेरी आवाज़ तुम्हें दोबारा ना आए, तुम आंखें नहीं खोलना। ज़िंदार में इसके मुकाबिल खड़ा हुआ। इन दोनों ने आंखें एक ही वक्त में बंद की। परीसा को इसकी आवाज़ किसी अनजान भनभनाहट में सुनाई दे रही थी। फिर बंद पपूटों के इस पार इसे यूं महसूस हुआ जैसे चारों तरफ अंधेरा सा छा गया हो। इसे अपना आप हवा में तैरता हुआ महसूस होने लगा। अगले लम्हे इसने अपने पैरों तले ज़मीन को महसूस किया। वो अपना तवाज़ुन खोने को थी, और तभी इसकी आंखें गैर इरादी तौर पर खुली। इसने खुद को एक तंग अंधेरी सी गली में खड़ा हुआ पाया था। इसने मतवहश से अंदाज में इतराफ का जायजा लिया, फिर बेसाख्ता अपने सुरमई चोगे की टोपी अपने सर पर डाली। जिंदार कहीं नहीं था। वो दबे कदम उठाते आहिस्ते से आगे बढ़े। यहाँ मध्यम सी रोशनी थी, वो भी जा जा। इस तंग सी गली का अख्ताम एक खुले से हिस्से में हो रहा था, और वहीं से कैदियों की खोखड़ियाँ कोठरियाँ शुरू हो रही थी। और हर कमरे की दीवार गिर सलाखों के पास खड़ी होती, फिर आगे बढ़ जाती। वहां कोई कैदी औरत इसे नजर नहीं आती। क्या वो गलत जगह आई थी? इसकी भवें इकट्ठी हुई। अंदर पड़े कैदी खाली खाली नजरों से इसे देखते, अब कुछ अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके थे, और इसे देखकर गायब दिमागी से हंसने लगे थे। इसी वक्त करीब से ही किसी दरवाजे के बंद होने की गूंज सुनाई दी। दिल की धक धक के अलावा इसे अपने कानों में मजीद कोई आवाज़ वाज़े सुनाई नहीं दे रही थी। वो लब दांतों में दबाए कपकपाते हाथों से अपना चोगा गर्दन के करीब थामे आगे बढ़ी। एक कोठड़ी के सामने वो बेसाख्ता रुकी। इस तरफ अंधेरा ज्यादा था। एक बात जो इसे परेशान किए जा रही थी वो यहाँ मुहाफिजों का न होना था। क्या यहाँ पहरा नहीं लगता था, या जिंदार ने इन सिपाहियों को वहां से गायब करवा दिया था? इसी कशमकश का शिकार परिसा ने इस कोठड़ी की सलाखे में था, और चेहरा इनसे लगा कि कोठड़ी में पुतलियां सकेड़े अंदर देखने की बमुश्किल सही करने लगी। ठंडे फर्श पर तिनकों की खस्ता हाल चटाई बिछी थी, जिस पर लेटा वो बिलाशुबा किसी उम्र रसीदा औरत का था। इस तरफ पूरी तरह मतवज्जा इसका दिमाग इसे इशारा नहीं दे सका था कि कोई दबे कदमों करीब आके इसके करीब में इस्तादा रहे। इससे पहले कि वो आवाज देकर इस औरत को बेदार करती, इसके कानों ने से एक मर्दाना आवाज टकराई। कौन हो तुम? पीछे मुड़ो। अंदाज हुक्मिया था। इसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई थी। दिल उछलकर हलक में आ चुका था। वो बिना पलक झपके साकत किसी मुजस्मे की मानंद खड़ी रही। इसे लगा वो इधर वो सांस लेगी और अगले ही लम्हे कोई खंजर इसकी पीठ में पेवस्त हो जाएगा। पीछे मुड़ो, बोलने वाले ने इस बार गरज कर कहा था। इस दफा इसने एहतियात से गर्दन को कुछ हरकत दी। इसने दाईं तरफ वो राहदारी मजीद आगे को जा रही थी। जिस्म ने बचाव के बायस इसे बेसाख्ता भागने का इशारा दिया था। इसका रुआं रुआं खड़ा हो चुका था। इसने भागने के लिए आगे एक जस्त लगाई, और अगले लम्हे इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसकी गर्दन की हड्डी तकरीबन चटक गई हो। वो हालांकि बल चिल्लाए, इसकी आवाज़ कैद खाने की राहदारी में गूंज उठी। छोड़ो मुझे। गर्दन में उठते शदीद दर्द के बायस इसके बेजान होते हाथों ने मजाहमत की थी। इस शख्स ने गर्दन की पुश्त थामे इसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। बेदर्दी से इसके चोगे की टोपी पीछे को उल्टी, और अहरवान के कैद खाने में मौजूद इन दो हेवलों पर बिजली सी गिर पड़ी थी। दाऊद सुल्तान की सरमई आंखें स्याह आंखों वाली इस लड़की से टकराई थी। वो शशदर सा रह गया था। इसने फौरन से अपना हाथ पीछे खींच डाला। परिसा, बेयकीनी, शौक, ताज्जुब, सबने एक साथ इस पर हमला किया था। परिसा ने बेसाख्ता अपनी गर्दन थामी। हल्की सी हरकत पर यूं महसूस हुआ कि इसकी पुश्त की हड्डी अब टूट जाएगी। इसका दिल पत्ते की मानिंद लरस रहा था। जिंदार की आवाज इसके आस भरी। तुम जानती हो तुम कहाँ खड़ी हो? ये तुम्हारे दुश्मनों की हदूद है। तुम अपनी मौत को आवाज दे रही हो। इसकी खौफजदा आंखें दाऊद के शशदर चेहरे पर थी।
اسے جب بھی موقع ملا وہ وہی کرے گا جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے، وہ اپنے باپ سے مختلف نہیں ہو سکتا۔ الف کی آواز سیسا بن کے اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے سوچا تھا اس کی نظروں سے چھپ کے اپنے منصوبے پر عمل کرے گی۔ داؤد سلطان کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں، لیکن وہ پریسا کنان تھی۔ اس نے کیسے سوچ لیا کہ اس کی زندگی میں کچھ اتنی آسانی سے ہو سکتا ہے؟ کیا تم واقعی یہاں کھڑی ہو؟ یہ تم ہی ہو نا؟ اب اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے عاری تھا، البتہ آنکھیں ان میں سے تعجب ہی نظر آیا تھا۔ ہاں، وہ خشک ہوتے حلق کو تر کرتے ہوئے بول اٹھی تھی۔ ناقابل یقین اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے نگاہیں چرا کے بنا گردن کو حرکت دیے ارد گرد دیکھا۔ تم اتنے سخت پہرے میں یہاں آئی ہو؟ ایک آئرش کا یہی مطلب ہے تمہارا؟ نیم اندھیرے میں عقب میں دیوار پر لگی ٹمٹماتی مشل کی روشنی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی۔ وہ خاموش رہی، وہ نہیں جانتی تھی وہ کس پہرے کی بات کر رہا ہے۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا اس قید خانے کا کون سا دروازہ کس طرف سے آتا یا جاتا تھا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر اس کے چہرے کے تاثرات جانچ رہا تھا۔ اس نے اب کے گردن سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ یقین کے ساتھ کہہ سکتی تھی کہ اس کوئی ایک ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ اس کے ہاتھ کے ہٹتے ہی کوئی چیز آواز پیدا کرتی پھسل کر زمین پر جا گری تھی۔ ان دونوں کی نگاہیں اس چیز کا پیچھا کرتی زمین پر ایک جگہ ٹھہر گئیں۔ اس ہار کی زنجیر کھل چکی تھی اور زمین پر ان دونوں کے سے ایک دو قدم دور سامنے گر پڑا تھا۔ اس کا چہرہ اتنی بدقسمتی پر اب رہاسا ہونے لگا تھا۔ پریسا نے اپنے لب سختی سے بھینچ ڈالے۔ ان دونوں نے ہار سے ایک ساتھ ہی نظر ہٹا لی، ایک دوسرے کو دیکھا۔ داؤد سلطان کی آنکھوں میں الجھن تھی، جبکہ پریسا کنان کی نگاہیں ہزاروں اندیشوں کے خوف تلے ساکت ہو چکی تھی۔ وہاں ہار کی جانب بڑھا۔ مجھے معلوم نہیں میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ اس نے بڑھتے قدموں کو روکنے کے لیے اس کے حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ شاید ہار کو اہم نہ سمجھے اور اس بات پر پیچھے گھوم جائے، لیکن اس نے ہار پھر بھی اٹھا لیا تھا۔ اس نے انگلیوں کے پوروں میں تھامے اس موتی کو دیکھا، پھر اس زنجیر کو۔ پرانے کاغذ کا ٹکڑا اس کی نگاہوں کے سامنے لہرایا۔ وہ اس کی جانب استجاب بھری نگاہیں لیے گھوما۔ کان کلو کو جاتے ہوئے اس نے ہار کو اس کے شفاف چمکتے موتی سے تھاما ہوا تھا۔ ہار کی باریک زنجیریں لٹکتی اٹکلیاں لے رہی تھیں۔ پریسا کنان اپنی دادی سے ملنے آئی ہے۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ پریسا نے چہرہ اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اس شخص کی نگاہوں میں کوئی مانوسیت نہیں تھی۔ اس کا چہرہ کسی بھی قسم کی بے تکلفی سے پاک تھا۔ یہاں اس ہار کی کئی نقلیں بنی ہیں، لیکن یہ اصلی ہے۔ میرے پاس اس کا ایک خاکہ بھی ہے، ماسٹر میں جس کے بارے میں تم سے پوچھا تھا۔ پریسا نے تھوک نکلا۔ لیکن شاید تمہیں یاد نہ ہو، بالکل ویسے ہی جیسے تمہیں نہیں معلوم کہ تم یہاں کیسے آئی ہو۔ اس نے بھویں اچکائی۔ یقیناً اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا کہ محل میں کیا کر رہی ہوں۔ ماتھے پر ایک طرف کو بال بکھرے ہوئے تھے۔ اب وہ ہار اپنے اس لمبے کوٹ نما لباس کی جیب میں ڈال رہا تھا۔ وہ پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ یہ ہار تم اسے جیب میں کیوں ڈال رہے ہو؟ وہ تیزی سے اس کے ہاتھ سے وہ ہار چھیننے کو لپکی۔ ٹھیک ہے، تم بتاؤ مجھے یہ ہار تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ وہ ہار کو زنجیر تھامے اس کے چہرے کے سامنے جھلانے لگا۔ وہ سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ وہ تذبذب کا شکار ہوئی۔ جبڑا بھینچتے ہوئے اس نے لب پھر سے سختی سے دبائے۔ اس کے چہرے پر گردن میں اڑتی تیسوں کے باعث تکلیف کا تاثر تھا۔ یہ میرے دادا نے دیا مجھے، تم یہ نہیں لے سکتے۔ میں نے کچھ عجیب و غریب کہانیاں سنی ہیں اس کے بارے میں۔ شہرزار کے لوگ اسے خریدنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ پھر اس نے اپنی اسی جیب میں ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس میں وہی کاغذ تھا۔ وہ ایک ہی جھلک میں پہچان گئی تھی۔ مجھے معلوم ہوا کہ اس کے ہار کے بارے میں یہ خاتون زیادہ جانتی ہے، اور صرف یہی نہیں، کاغذ واپس جیب میں ڈالا۔ مجھے ان کہانیوں کے کرداروں کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم ہوا ہے۔ کنان شمس الدین نوریز، اور سب سے اہم شخصیت جس کے سحر کی دور دور تک داستانیں ہیں، غزال کنان یہی نام ہے نا؟ اس نے سنجیدگی سے سوالیہ آئیبرو اچکائی۔ اس نے دوبارہ وہ ہار جیب میں ڈال دیا۔ پریسا کی بے جان ٹانگیں بمشکل اس کو سہارا دیے ہوئی تھی۔ میں یہاں یہ کہانیاں اس قیدی خاتون کے منہ سے سننے آیا ہوں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یادداشت کھو بیٹھی ہیں۔ اس نیم روشن قید خانے میں اس کی بات سنتے ہی وہ تیزی سے ان کی سلاخوں کی جانب پلٹی اور پھر شوق کی نظروں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ بوڑھا شخص ماسٹر میں صحیح کہہ رہا تھا کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس کے چہرے پر ایک استضاحیہ مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے لگا تم کچھ نہیں جانتی۔ اس نے اس کی جانب قدم اٹھایا۔ وہ کئی قدم پیچھے ہٹی، اس کی پشت سلاخوں سے جا لگی۔ سے آنکھوں میں ٹمٹماتی شمع کا عکس خوف کے ملے جلے تاثر کے ساتھ دکھائی دینے لگا۔ لیکن تم تو پوری اداکار ہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے اس الزام پر احتجاج کیا۔ بے یقینی سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ اب اس شخص کے مختلف نہیں تھا جس نے ہوٹل گرینڈ کے قریب اپنے ملازم کو تھپڑ مار کے ذلیل کیا تھا۔ الف کی باتیں اس کے ذہن میں چکر کاٹ رہی تھی۔
اب بتاؤ، پہلی دفعہ اس جھیل کے قریب مجھے یہاں بھجوانے کے پیچھے کیا مقصد تھا تمہارا؟ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گئی، اس کا ذہن اس ہار میں اٹکا ہوا تھا جو داؤد کی جیب میں تھا، اور دل اس کے اس عجیب و غریب شک پر بلبلا اٹھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جیسے آئے گی تو پھر آپ لوگوں کو میں پرووائڈ کر دوں گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔